जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से तारक आईएएस पीसीएस चैनल पे। अगर आप भी देख रहे हो यूपीएससी फॉर्म फिल करने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी उसके सॉल्यूशंस को ढूंढ रहे हो, तो फिर आप बहुत सही जगह आए हो। क्योंकि आज मैं दुनिया भर की बातें ना करके सिर्फ वही चीज बताऊंगा जिसमें आपको दिक्कत है, जो मेजर दिक्कतें हैं मैं उसको कवर करने वाला हूँ। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद मैं इतना तो आश्वासन दे सकता हूँ कि आप आराम से फॉर्म फिल कर दोगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ लोग महाअनुभवी रहते हैं, उनको लगता है क्या ये चेंजेस हो गए तो हम तो पढ़े लिखे सॉल्व कर लेंगे, तो भैया इतना बड़ा रिस्क मत लो कि आपको आगे चल के पछतावा हो, कोई दिक्कत हो। ठीक है, एक बार पूरा वीडियो देख लो, आराम से कोई भी चीज समझ लो, उसके बाद फॉर्म भरो, नहीं तो अपना अटेम्प्ट एक बार या फिर एक साल आप अपना गवा देंगे। ठीक है। अभी ऐसा भी हो कि चलो जैसे तैसे आपका फॉर्म फिल हो गया, लेकिन वहां पे ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आए। तो भाई पूरी मेहनत पे पानी फिरने से अच्छा एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद में आपको जो करना रहेगा आपकी इच्छा। ठीक है। तो इसमें जो इस बार यूपीएससी ने 22 जनवरी को तो अपना फॉर्म रिलीज किया है भाई, और 11 फरवरी इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल का। और उसका करेक्शन डेट है 12 से 18, 12 से 18 उसका करेक्शन डेट है। ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या दिक्कतें हमको आने वाली है या फिर क्या क्या चीजें कॉम्प्लेक्स है, उसको हम एक एक करके फेस करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। बहुत लोग को ऐसा लग रहा है कास्ट सर्टिफिकेट का दिक्कत आ रहा है। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करेंगे वो अपलोड करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट आप वेरीफाई की होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिकॉग्नाइज्ड रहेगा, आप उसको फॉर्म फिल करोगे। यहाँ पे स्टेट के द्वारा नहीं चलेगा। ठीक है। तो आपको सेंट्रल वाला ही करना है, अगर सेंट्रल वाला है तभी करो। और कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे आपको कि आप अभी फॉर टेम्पररी कॉज उसको अप्लाई कर दो और फिर नया सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो, तो फिर तब जब तक आएगा आप करेक्शन में डाल देना। इतना बड़ा रिस्क मत लो भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लंका लग जाएगी फिर। ठीक है। सीधी बात है, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेहनत करो। कुछ मार्क्स की बात और है, जैसे आप इतना कवर करोगे उतना वो भी कवर कर लोगे। ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड आपके पास है तो फिर आप उसको अप्लाई करिए, नहीं तो कहीं भाग दौड़ मत करिए, आपका टाइम वेस्ट होएगा। ठीक है। ये इशू आपका रिजॉल्व हो गया। अब इसमें एक आता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का क्या दिक्कत है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एकदम बेहतर तरीके से। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का एनेक्सर आया। ठीक है। अब इस एनेक्सर में क्या बात है, इसमें ऐसे क्या पूछ ले कि इरिगेटेड लैंड, फिर जो इरिगेटेड नहीं है वो लैंड, मतलब सबका एक डिटेल मांगा है। और फिर उसके बारे में ओबीसी टोटल बात किया। तो पहले जब आप ओबीसी जब ऑन करते हो तो उसमें आपको दो ऑफिस मेमोरेंडम दिखता है। एक ऑफिस मेमोरेंडम करके आता है, उसमें यह दिया रहता है कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग नहीं एलिजिबल हैं। तो इसमें यह है कि 27% तो इसमें रिजर्वेशन है। और इसके क्रीमी लेयर कौन है, नॉन क्रीमी लेयर कौन है, इसके डिफरेंस बताया और इसकी एलिजिबिलिटी बताया। तो फिर ये आपको एक बार ओवरव्यू करना रहता है। उसके बाद जो दूसरा फॉर्म उसके जस्ट नीचे रहता है, उसमें इनकम लिमिट दिया है कि इनकम लिमिट कितनी है, 6 लाख से 8 लाख आपकी पर एनम इनकम लिमिट होनी चाहिए उसमें। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 8 लिमिट। और इसमें एग्रीकल्चर वालों के लिए ये चीज नहीं है, एग्रीकल्चर वालों के लिए ये चीज एक्सक्लूड कर दिया है कि उन लोग को ये 8 लाख पर एनम वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। और इसमें कुछ सर्विस वाले ऐसे भी हैं जो जैसे ग्रुप डी का, अगर कोई है ग्रुप डी का, तो फिर वो ये फॉर्म भर सकता है क्योंकि इनकी सैलरी उतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है। और ये ना दोबारा आएगा, एक बार आपने यहाँ पे कंफर्म किया, वहां पे उसके डिक्लेरेशन को आपने ऐसे टिक किया, फिर आप एग्री करके जब आगे जाते हो तो एक बार फिर से आपको कंफर्मेशन आएगा। तो आपको ये नहीं समझना कि यहाँ पे फॉर्म हैंग हो रहा है या फिर सर्वर का कुछ इशू है, वो 2 बार कंफर्मेशन लेता ही है। ठीक है। तो अब 2 बार कर दो कि फिर आपका आता है अगला स्क्रीन जिसमें लिखा है प्रोफोर्मा। प्रोफोर्मा में वो आपके मम्मी पापा, जो आपके माता जी पिताजी हैं, उनकी डिटेल मांगेगा, उनका नाम पूछेगा और फिर उनका पैन कार्ड है कि नहीं ये पूछेगा, यस और नो। तो फिर आपको यस लिख देना है कि ऑब्वियसली आजकल तो सभी के पास है। ठीक है। ये इसलिए प्रोफोर्मा में पैन कार्ड इसलिए पूछता है क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उसको दिया जाता है, तो फिर उनकी एक पूरी डिटेल रहती है उसमें। और फिर भी इसमें कंपलसरी नहीं है कि उनको आपके माता पिता का पैन कार्ड नंबर डालना है कि नहीं डालना, वो कंपल्शन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप उसको नहीं भी फिल करोगे, आगे बढ़ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद में फादर और मदर का प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं कि मतलब आपके फादर क्या करते हैं। अगर वो फार्मर है तो फिर सीधा सीधा लिख दो भाई कि फार्मर है। अगर वो कोई सर्विस कर रहे हैं तो बता दो कि सर्विस, कोई जॉब कर रहे हैं अलग से तो फिर वो जॉब बता दो कौन सा जॉब है। फिर ऐसे उनके प्रोफेशन है। ठीक है। और अगर जैसे कि उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या, या फिर कोई आर्म्ड फोर्सेस में है, पैरा स्पेशल फोर्स में है, तो वो चीज आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। अगर जैसे सीधा लिख देते हो आप कि वो
नो मतलब कोई सर्विस नहीं है, एज अ फार्मर है, तो फिर आपको ये सब आगे तामझाम की जरूरत ही नहीं है। और अगर जैसे वो किसी में है तो फिर उनका बैच नंबर पूछ लेगा या फिर उनका सर्विस नंबर, कब ज्वाइनिंग हुई थी, ये सब डिटेल्स वो पूछेगा। तो जो अगर वो रहेंगे तो फिर आप उसको फुलफिल कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है तो इसमें अपने पेरेंट्स से आप पहले बार उसको एक बार कंफर्म कर लेना, सारे डिटेल्स ध्यान से पढ़ना, नहीं तो भाई फिर कुछ इशू होगा तो बताना मत कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो कैसे करना है, ठीक है। सेम चीज वो मदर की इसमें पूछेगा कि प्रोफेशन क्या है, क्या वो सर्विस करती हैं। तो मैक्सिमम तो यहाँ पे हाउस वाइफ है, तो सीधा हाउस वाइफ लिख देना, होम मेकर जैसा कोई भी इंग्लिश झाड़ने की जरूरत नहीं है भाई, सीधा सीधा हाउस वाइफ लिख देना, ठीक है। प्रोफेशन क्या कर रही है वो, हाउस वाइफ। सर्विस कर रही है, अगर कर रही है तो लिख दो, सेम है जैसे फादर का आएगा वैसे मदर का भी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या, आर्म्ड फोर्सेस पोस्ट है क्या, तो जो भी रहेगा लिख देना उसको, ठीक है। अब इसमें अदर डिटेल्स पे आएगा वो। अब अदर डिटेल्स में ये आएगा सबसे पहला कि उनका खुद का एग्रीकल्चरल लैंड कितना है। अब क्या उनका खुद का एग्रीकल्चरल लैंड है, पहले तो कंफर्मेशन ये मांगेगा, आजकल तो सभी के पास कुछ ना कुछ रहता ही है, तो भर दो कि एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। यस यस नो जो रहेगा यस कर देना अगर है तो। और फिर इरिगेटेड कितना है, अनइरिगेटेड कितना है। इरिगेटेड मतलब ये होता है कि उसमें सिंचाई हो रही है, इरिगेट जोताई हो रही है, पानी भरा जा रहा है, खेत फसल सब उग रही है उसमें, तो वो होता है इरिगेटेड। तो जितना भी है, सपोज अगर 3 एकड़ है तो फिर उसमें लिख दो आप 3 एकड़, 6 एकड़ है तो उसमें लिख दो 6 एकड़, जो भी रहेगा आपका लिख देना। और अनइरिगेटेड ऐसा हो गया जैसे कि उसके ऊपर खेत फसल कुछ नहीं उग रही, जैसे कि आपका अगर शॉप है, हाउस है, शॉप हाउस ऐसा कुछ हो गया, तो ये सब अनइरिगेटेड में आता है, ठीक है। अब इसमें यह है कि स्टैट्यूटरी सीलिंग ऑफ इरिगेटेड और अनइरिगेटेड। अब ये क्या है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है भाई, ये सबको परेशान कर रखा है। तो ये क्या चीज है, इसका सीलिंग का मतलब ये स्टेट वाइज सबका एक लिमिट है कि इतने से इतना होना चाहिए एक ओबीसी के इसको लेकर के, ठीक है। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से, अगर आप कर्नाटक के हो तो फिर आप उसमें स्टेट में इसमें मेजर करो कि हम लोग का स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट है कितना, इरिगेटेड और अनइरिगेटेड लैंड का। अभी फॉर एग्जांपल जैसे यूपी का है, तो यूपी का इरिगेटेड है 12.5 एकड़ और अनइरिगेटेड भी है 12.5 एकड़, लेकिन ये 5 मेंबर के हिसाब से, फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग आती है ये बात, ठीक है। तो इस चीज को आप उसमें मेजर करना और उस हिसाब से ही आपको फुल इसको फिल करना है। उम्मीद है कि आप इतना तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, इसको तुरंत रिजॉल्व कर दिया जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। बिंदास होके पूछिए आप। अब अनइरिगेटेड लैंड का इसका सीलिंग कितना, 85% सीलिंग लिमिट है। अभी जैसे कि 12.5 एकड़ है तो इसका 85% हो जाएगा, लगभग 10 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये 10 एकड़ इसका सीलिंग लिमिट हो जाएगा। और इरिगेटेड प्लस अनइरिगेटेड दोनों का अगर सीलिंग ये 60% से ज्यादा है तो फिर ये नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, ये इसका एलिजिबिलिटी है। 85% सीलिंग लिमिट इरिगेटेड एरिया का, और इरिगेटेड और अनइरिगेटेड दोनों को ज्वाइन करने के बाद वो लैंड का 60% अगर सीलिंग लिमिट है तो फिर वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो जाएगा तो फिर आईटीआर आएगा, तो फिर उसमें पहले ये पूछा जाएगा कि आईटीआर में क्या आपके पिताजी माताजी जो भी हैं जिनके ऊपर मतलब आपके गार्जियन जो रहेंगे, तो फिर क्या वो आईटीआर फाइल करते हैं। अगर फाइल करते हैं तो वो डिटेल ऐड कर देना, अगर नहीं करते हैं तो सीधा सीधा नो लिख देना और उसके आगे आपको कोई भी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना कि आईटीआर फाइल नहीं करते तो क्या लिखूं, सीधा 00 लिख देना और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर फार्मर है तो फिर उनका सैलरी, फार्मर का कोई सैलरी नहीं होता, उनका एग्रीकल्चर से आता है, तो फिर एग्रीकल्चर से जितना आ रहा है आपको उतना लिखना। सपोज जैसे मान के चलो 10K आ रहा है, 10,000 आ रहा है, तो फिर आप इधर 10,000 लिख दोगे, 12,000 जो भी आएगा आप वो लिख दोगे, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। और इसमें ये भी पूछा गया है कि पिछले 3 साल में, पिछले 3 साल का इसमें पूछा गया कि एनुअल इनकम हुआ कितना था, ठीक है। तो फिर आपको याद नहीं है, बेसिकली किसी को याद नहीं है, लेकिन अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल XYZ अगर हम 3 साल लेते हैं, XYZ 3 साल ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि एनुअल ये 21 22 मान लो, 23 24 और ये 24 25, ठीक है। ये 24 25 और ये 23 24। तो यहाँ पे आपने जैसे डाला है 60,000, यहाँ पे आपने डाल दोगे 65 और यहाँ पे अगर 72 डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा गैप ना बने, ज्यादा गैप ना बने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और जितना हो सके
ट्रू पिक्चर डालने की कोशिश करो कि आगे चल के ऐसा ना हो कि आपके साथ पूजा खेड़कर वाला केस हो जाए भाई, ठीक है। और मजे की बात यह है कि भाई इस बार पूजा खेड़कर नहीं भर रही है। तो भाई ये तो हो गया आपका नॉन क्रीमी लेयर का जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज था, ये आपका क्लियर हो गया। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, तुरंत आपको उस चीज का रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। अब फोटो और सिग्नेचर का क्या बात है भाई, फोटो और सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर का देखते हैं। फोटो और सिग्नेचर ऐसा है कि ये 300 350 केबी को लेकर के है। 300 केबी इसका फोटोग्राफ का अगर देखा जाए तो 300 केबी, 20 केबी से 300 केबी तक होना चाहिए, ठीक है। और इसकी 350 हाइट होनी चाहिए और 1000 पिक्सल इसका विड्थ होना चाहिए, पिक्सल की बात हो रही है। तो अब ये आप अरेंज कैसे करोगे, कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ आप, बस ये चेक करना कि वहां पे हाइट और विड्थ आप उसको करेक्ट कर सको, आप उसको एडिट कर सको वहां पे। मतलब ऐसा आएगा ऑप्शन कि यहाँ पे कितना डालना है, तो फिर आप उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे 300 डाल दो, थोड़ा कम ही डालना हाइट, मतलब 300, या फिर ये इतना 1000। तो उस हिसाब से ये अपना पिक्सल अरेंज करके आप उसको डाउनलोड करके सीधा डाल दो। और एक बात है कि ये है कि 10 दिन के अंदर का फोटो आएगा, तो फिर जैसे ही आपका फोटो है ना, तो फिर यहाँ पे आप अपना डेट एडिट कर दो। बस ये ध्यान में रहे कि ये थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट रिसेंट का फोटो होना चाहिए, 2-3 महीने का तो होना ही चाहिए भाई। और जैसे 10 दिन का बोला है, तो फिर आप यहाँ पे अपना डेट एडिट कर सकते हो, ठीक है। आप अपना डेट एडिट करके ऐड ऑन कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और सिग्नेचर का उसी हिसाब से 350 पिक्सल इसका हाइट होना चाहिए, लेकिन 500 पिक्सल इसका विड्थ होना चाहिए, ठीक है। और साइज इसका होना चाहिए 300 केबी इसका भी, और फोटोग्राफ का भी, फोटोग्राफ सिग्नेचर दोनों का, ठीक है। अब आपका फोटो का भी दिक्कत हो गया, सिग्नेचर का भी दिक्कत, ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें आ रहा है सर्विस प्रेफरेंस। सर्विस प्रेफरेंस के बहुत सारे अभी मैं देख रहा हूँ कि इमेज वायरल हो रहे हैं, तो फिर सब लोग वो जो इमेज वायरल हो रहा है उसी के हिसाब से ऐड ऑन कर दे रहे हैं। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। आप थोड़ा खुद का दिमाग लड़ाओ, ठीक है। आप एस्पिरेंट हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, थोड़ा खुद की बुद्धि चलाओ। तो उसमें जो इतने नंबर ऑफ सर्विसेज है, आप उसमें देखो कि आपका रुचि किस में, आप किस में खुद को अच्छे से सर्व कर सकते हो, कौन सा आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो फिर किस में आप ज्यादा खुद को अचीव और प्रोग्रेस कर सकते हो। उस हिसाब से अपने सर्विस को आपको चॉइस करना है, और उस हिसाब से आपको नंबर डालना है। अभी जैसे ये आईएएस, इधर आईपीएस, इधर आईएफएस, आईआरएस, ऐसे करते करते इधर एक इधर एक इधर ऐसे रेलवे, फिर रेलवे के 2-3 आए हैं, वो आपको देख लेने कौन से भरने। तो फिर ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि आईएएस पहला डाल देता, आईपीएस दूसरा, आईएफएस तीसरा, ये डाल देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप रेलवे में अच्छा सर्व कर सकते हो, आपको भले आईएएस बनना है, आप 1 करके इधर 2 लिख सकते हो, ठीक है। फिर इस हिसाब से आपको फिर बाद में ऐसा लगता है आप आईआरएस में अच्छा कर सकते हो, आईआरएस में 3 लिख दो, ठीक है। तो जिस चीज को आप जितना प्रायोरिटी दोगे उस हिसाब से आपको उसमें नंबर पुट करना है, ठीक है। और इसमें जैसे आपको आईपीएस बनना ही नहीं है किसी हाल में, ठीक है, किसी हाल में नहीं बनना, तो इसमें कुछ मत डालो, इसमें कुछ लिखो ही मत, ठीक है। तो फिर आपका जैसे सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको ये सर्विस यहाँ पे अलॉट नहीं होगा, ये सर्विस आपको अलॉट नहीं होगा। आपको भले दूसरा कोई सर्विस अलॉट हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें आपने अपना प्रेफरेंस नहीं डाला है, ठीक है। अब इसमें कुछ डाउट हो तो पूछना। सर्विस प्रेफरेंस हो गया। अब भाई इसमें हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज का एक आया है कि आप कौन सा लैंग्वेज बोल सकते हो, कौन सा लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, और कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो आप दोनों कर सकते हो। इसमें ऑल इंडियन लैंग्वेज है। अभी इन केस कोई एक पर्सन XYZ वो महाराष्ट्र से, ठीक है, वो मराठी बोल सकता है लेकिन वो लिख नहीं सकता, तो फिर वो उसमें अपने रीड में जो ड्रॉप डाउन मेनू रहेगा, ड्रॉप डाउन मेनू मतलब ये रहता है जहाँ पे ये एरो बना रहता है, तो फिर इसको आप ओपन करते हो तो इसमें तमाम ऐसे आ जाएंगे ऑप्शंस। तो उसमें वो रीड में कर देगा उसमें मराठी, लेकिन स्पीक में वो जो भाषा बोलेगा वही, ठीक है वो। और फिर जिसमें बोथ कर सकता है वो उसमें दोनों सिलेक्ट कर ले भाई, ठीक है। ये आपका लैंग्वेज का हो गया। और एक बात इसमें ऑप्शनल का, जब आप ऑप्शनल का फॉर्म भर रहे रहोगे तो उसमें आता है कि ऑप्शनल आपका कौन सा है, ठीक है, और ऑप्शनल का मीडियम कौन सा है। ध्यान रहे ये बात, अगर आप ऑप्शनल का भर रहे हो तो फिर वो आप प्रीलिम्स में जो भरोगे वो मेंस में एज इट इज रहेगा, आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, ध्यान रहे। तो इसीलिए आप सोच समझ के भरो कि आपका ऑप्शनल क्या है, आप किसके लिए प्रिपेयर हो, और आप कौन से लैंग्वेज में उसको लिखने वाले हो, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रहे। ये ऑप्शनल को लेकर के था, और लैंग्वेज का भी हमारा हो गया। अब सबसे बड़ा जो है यहाँ पे हॉबी अचीवमेंट। ऐसे अंधाधुन नहीं भरना है कि भाई प्लेइंग क्रिकेट इज माय हॉबी, रीडिंग बुक्स इज माय हॉबी, वॉचिंग मूवी इज माय हॉबी, नहीं, ऐसे नहीं भरना है। आप स्पेसिफिक लिखो। अभी जैसे कि आप बोल रहे हो कि वॉचिंग यूट्यूब,
तो वॉचिंग यूट्यूब पे आप कौन सा, अभी जैसे वॉच यूट्यूब आपने लिखा है, तो यूट्यूब में आप क्या देख रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, वॉचिंग यूट्यूब पॉडकास्ट लिख दो, या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो लिख दो, ठीक है। और जैसे अगर वॉचिंग मूवीज लिखे हो, तो कौन से मूवीज में कौन सी मूवी चाहिए आपको, तो फिर ऐसे साईफाई देख रहे हो तो वो लिखो, फिर बाद में एक्शन मूवी देख रहे हो तो वो लिखो, रोम कॉम देख रहे हो तो वो लिखो, ऐसे मतलब एक स्पेसिफिक दिखाओ उसमें कि आप ये चीज हो। और जैसे अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उधर दिया है, तो अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप कुछ भी लिख सकते हो कि अगर आप ओकेशनली चेस खेल रहे हो ना, तो फिर आप वो लिख दो कि ओकेशनली बैडमिंटन या ओकेशनली चेस, ठीक है। तो फिर ये ऐसा। और अभी तक जितनों ने भर दिया फॉर्म, तो उनको चिंता की कोई बात नहीं, आप अपने आगे इंटरव्यू राउंड में जब जाओगे तो फिर उसमें आप ये चेंजेस इसमें कर सकते हो, तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जिन्होंने नहीं भरा, वो एक बार फिर से सोच समझ के इसको भरे, थोड़ा स्पेसिफिसिटी दिखाए, ताकि उनको भी लगे ना कि हाँ भाई कोई भर रहा है, ढंग का आदमी भर रहा है, तो उनको वो एस्पिरेंट वाला झलकना चाहिए। अब इसमें ये हो जाएगा आपका हॉबी का। अब हॉबी के अलावा इसमें अचीवमेंट कौन कौन सी है, अचीवमेंट देखते हैं भाई। अचीवमेंट, आपने जीवन में जो भी अचीवमेंट किया, आपको उसका सर्टिफिकेट मिला है, नहीं मिला है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसमें ऐड ऑन कर दो, ऐड ऑन कर दो, ठीक है। अब ये अचीवमेंट हो गया। अब स्कॉलरशिप क्या है, स्कॉलरशिप अगर आपको आज तक कभी मिला है स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट की तरफ से या फिर गवर्नमेंट अफिलिएटेड प्राइवेट की तरफ से, कहीं से भी मिला है, आप स्कॉलरशिप भी डाल दो कि हाँ हमको ये स्कॉलरशिप मिली है, इस चीज के लिए मिली थी, वो ऐड ऑन कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब स्पोर्ट्स, आपने कभी स्पोर्ट्स खेला है या फिर एनसीसी किया है आपने, अभी जैसे कि मेरे एक जूनियर ने एनसीसी किया था, उसने फिल किया था एनसीसी का, तो आप भी भर दीजिए इसमें, जो भी एनसीसी का रहेगा आपका, अगर आपने एनसीसी किया है तो इसको भर दीजिए, ठीक है। पोजीशन ऑफ लीडरशिप, अगर आप अपने स्कूल में हाउस कैप्टन भी रहे हो ना भाई, भरो यहाँ पे, भर दो, कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांग रहा, कोई मेडल नहीं मांग रहा आपसे यहाँ पे, ठीक है। और प्राइज मेडल्स तो भाई वही है कि मतलब आपने किसी चीज में आपको मेडल मिला है, रनिंग में या फिर कोई एक्सिबिशन में या फिर किसी भी चीज में, तो फिर वो आपको इधर ऐड करने की, हाँ हाँ इस चीज के लिए, अभी जैसे कोई मार्शल आर्ट किया है, उसको जो भी मेडल मिला हो, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड, तो फिर उस हिसाब से वो ऐड ऑन करते, कोई भी लेवल खेला हो, ब्लॉक लेवल ही क्यों ना खेलो, डिस्ट्रिक्ट लेवल ही क्यों ना खेलो, वो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता है, ठीक है। अदर एक्टिविटी वही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो, या फिर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं पोइट्री लिख सकता हूँ या फिर कोई शायरी लिख सकता हूँ, 4 शब्द लिख सकता हूँ, वो, या फिर फोटोग्राफी आप इसमें डाल सकते हो, कोई भी चीज डालते हैं, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिसिटी के साथ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें डेफ में एक आया है, सोशियो सोशियो इको क्वेश्चनर। अब ये है क्या, पहली बात तो आपको इसमें ये जानना है कि ये रूटीन प्रोसेस के लिए, ठीक है, ये कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा आपके एग्जाम के इसमें, ठीक है। ये रूटीन के लिए यूपीएससी कुछ चेक करना चाहता होगा, कुछ वेरिफिकेशन करना चाहता होगा, ठीक है, इसलिए वो एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। और ये रूटीन प्रोसेस में कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके भर दोगे, वैसा नहीं है भाई, अच्छे से भरो, डिलीजेंटली डिसेंटली फॉर्म भरना है, ठीक है, रूटीन प्रोसेस है, कोई इम्पैक्ट में एग्जाम नहीं है। फिर इसमें ये पूछा गया कि यूपीएससी चूज क्यों किया, और ऑप्शन भी उसी में दिया है, एक तो पावर है, दूसरा पैशन है, ऐसे ही 3-4 ऑप्शन दिया है, एक चैलेंजेस है, तो आपको उसमें खुद से सिलेक्ट करना है। तो सीधी सी बात है, कोई पावर डायरेक्टली नहीं सिलेक्ट करेगा, लेकिन आपके मन में है कि पावर है तो भर दो भाई। जितना ट्रांसपेरेंट आप पैनल के साथ रहोगे ना, पैनल उतना आपको समझेगा, ठीक है। और उसमें ये पूछता है कि आपने एग्जाम कोई क्वालिफाइड किया, जैसे नेट जेआरएफ हो गया, या फिर कोई स्टेट पीसीएस हो गया, या फिर दिल्ली का ही कोई हो गया, ग्रुप डी भी अगर आप क्लियर किए हो तो फिर इसमें भर दो, कुछ ना कुछ तो इसका इम्पैक्ट मिलेगा ही मिलेगा, सही बता रहा हूँ। और कोचिंग, लेकिन ये क्वालिफिकेशन वाला ही है, और कोचिंग आपने ज्वाइन की है, तो उसमें बस ये नहीं कि कौन सी कोचिंग, तो आप डाल दोगे विजन वाजीराम, वैसा तो ऑप्शन भी नहीं है। उसमें यह है कि क्या वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड था, अभी जैसे यूपी में अभ्युदय का एक निकलता है, तो फिर वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड था क्या, या फिर वो प्राइवेट कोचिंग था, तो फिर वो आपको उसमें भरना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको सजेशन का मौका मिलता है, आप इसमें खुद सजेस्ट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए पूरे यूपीएससी के प्रोसेस में, ठीक है। अभी तो आधे ज्यादा बच्चे यही बोलेंगे कि पूजा खेड़कर वापस ना एग्जाम देने, मतलब पूजा खेड़कर मतलब उसके जैसी एस्पिरेंट्स वापस ना आए, तो फिर उससे क्या हमारी मेहनत भी दिखे भाई, ट्रांसपेरेंसी दिखे, और सही बात है। लेकिन और भी जो भी चीज है आप उसमें एड ऑन कर सकते हो कि आप क्या सजेशन देना चाहते हो, उसके लिए आप स्वच्छंद हो, आपको जो समझ में आए और वो कर सकते हो, ठीक है। और इसका
फॉर्म जो भी रहेगा भाई एकदम ध्यान से भरना, कोई भी डाउट हो पहले पूछ लेना, जल्दबाजी में फॉर्म मत भरना कि भाई जैसे तैसे भर देना। और 11 फरवरी तक का डेट है इसका, तो कोशिश करना कि पहले ही भर जाए। और जो लोग सर्टिफिकेट के चक्कर में यहाँ वहां मारे फिर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपका टाइम और मेहनत दोनों वेस्ट हो रहा है, प्रीलिम्स नजदीक है, आप प्रीलिम्स पे फोकस करिए, सर्टिफिकेट के पीछे मत भागिए, सर्टिफिकेट बनने में टाइम लगेगा। और इनके सजेशंस पे मत जाइए कि भाई वो जो सजेशन दे रहे हैं ना यूट्यूब पे, इतने सारे कचरे बोल रहे हैं कि पहले इसका भर दो, पहले वाला भर दो, फिर बाद में जो नया बनाओगे उसको ऐड ऑन कर देना एडिट में। अगर नहीं बना तो आपका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला जाएगा, उनका क्या है भाई, वो तो बोल के चले गए। तो इसके लिए अपने दिमाग से काम करो, यहाँ वहां से काम करने की जरूरत नहीं है। और कोई भी डाउट हो आप बेझिझक पूछिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो, मेरा नाम शिवांश, जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।